नमस्कार मित्रों। आज का हमारा विषय है आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड एजुकेशनल साइकोलॉजी यूनिट नंबर 4 और ये चौथी यूनिट का दूसरा पॉइंट है, क्योंकि जो पहला पॉइंट है वो हमने पूरा कर लिया है। आज के इस वीडियो में हम किशोर के मानसिक स्वास्थ्य के लिए संवेगात्मक बुद्धि और इसके निहितार्थों के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हमारा जो अगला वीडियो होगा तीसरा, वो एक छोटा सा विषय है, किशोर के मानसिक स्वास्थ्य को प्रोत्साहित करने की मार्गदर्शक प्रविधियों का उपयोग। इस तरह से हमारी ये जो चौथी यूनिट है, इसके 4 वीडियो बनेंगे। 2 वीडियो हम अपलोड कर चुके हैं, आज ये हमारा तीसरा वीडियो है और इस तीसरे वीडियो में दूसरी जो पॉइंट है उसको हम पूरा करेंगे। और इस दूसरे यूनिट में हम संवेगात्मक बुद्धि को समझने के लिए उससे पहले हम बुद्धि को समझेंगे और बुद्धि के बाद में हम संवेगात्मक बुद्धि के बारे में पढ़ेंगे। ज़्यादा कठिन मैटर नहीं है, बिल्कुल सरल सरल इसमें बातें हैं, लेकिन सारी की सारी जो बातें हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। इसलिए सबसे पहले देखते हैं बुद्धि। तो सर्वप्रथम इंग्लैंड में फ्रांसिस गाल्टन ने 1885 में बुद्धि शब्द का प्रयोग किया। तो मैंने आपको जैसे बताया कि सारे जो बिंदु है बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये वही नोट्स हैं जिन नोट्सों से मैंने तैयारी करी थी। इसमें कुछ एक्स्ट्रा ऐड करने के लिए कुछ नहीं मिला, इसलिए उनको मैं यथावत आपके लिए यहाँ पर लेकर आया हूँ। इससे पहले जितने भी चीज़ें मैंने डाली थी वो इनसे तो मैटर पूरा का पूरा था ही, साथ में जहाँ अन्य जगह से भी उसमें जो कुछ मिला उसको ऐड करके मैंने आपके लिए वीडियो बनाकर उसको अपलोड किया है। तो आज के वीडियो में जो जो नोट्स हैं उसकी यथावत कॉपी मैं यहाँ लेकर आया हूँ। तो सबसे पहला बिंदु है कि सर्वप्रथम इंग्लैंड में फ्रांसिस गाल्टन ने 1885 में बुद्धि शब्द का प्रयोग किया। तो यहाँ प्रश्न बनता है कि बुद्धि शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? तो हमारा जवाब होगा फ्रांसिस गाल्टन ने। कब किया? 1885। और ये फ्रांसिस गाल्टन कहाँ के निवासी थे? इंग्लैंड के। दूसरा बिंदु है कि सर्वप्रथम मानसिक परीक्षण शब्द 1890 में कैटल द्वारा दिया गया। तो अगला शब्द, जैसे पहला शब्द बुद्धि था, उसी तरह से हमारा अगला शब्द है मानसिक परीक्षण। तो इस शब्द को देने वाले जो मनोवैज्ञानिक है वो है कैटल। और कब दिया? 1890 में। तीसरा महत्वपूर्ण बिंदु है कि सर्वप्रथम मानसिक आयु शब्द का प्रयोग 1908 में अल्फ्रेड बिने द्वारा किया गया। तो यहाँ पर जो शब्द है वो है मानसिक आयु। तो इस तरह से यहाँ पर स्टार्ट में ही हमें तीनों शब्दों के बारे में याद रखना है, बुद्धि शब्द, मानसिक परीक्षण शब्द और मानसिक आयु शब्द। और तीनों के तीनों जो शब्द हैं वो अलग अलग मनोवैज्ञानिकों द्वारा दिए गए हैं और अलग अलग ये सन है। उसके बाद में अगला बिंदु है कि सर्वप्रथम बुद्धि लब्धि का जो सूत्र है वो 1912 में स्टर्न व कुहलमान ने दिया। और महत्वपूर्ण कुहलमान से भी सबसे ज़्यादा जो याद रखने योग्य जो नाम है वह स्टर्न। तो यहाँ याद रखना है कि बुद्धि लब्धि का जो सूत्र है वो सर्वप्रथम किसने दिया था? तो 1912 में स्टर्न ने दिया था। उसके बाद में बुद्धि लब्धि का जो संशोधित सूत्र है वो 1916 में टर्मन ने दिया था। तो इस तरह से बुद्धि लब्धि के भी 2 सूत्र दिए गए, एक 1912 में और एक 1916 में। तो सर्वप्रथम जो सूत्र दिया गया था वो 1912 में स्टर्न के द्वारा दिया गया था और दूसरे नंबर पर जो दिया गया था 1916 में टर्मन के द्वारा दिया गया था। इसको संशोधित सूत्र कहते हैं। और उस सूत्र की बात करें तो आगे हम उस सूत्र को भी देखेंगे। यहाँ सिर्फ आपको याद रखना है कि कौन से मनोवैज्ञानिक ने कौन से शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। वो सारे के सारे इन 4-5 बिंदुओं में यहाँ पर आपको बता दिया गया है। यहाँ पर मैंने शॉर्ट में भी उन सबको लिखा है। 1908, 8 में 4 जोड़ेंगे 12 और 12 में 4 जोड़ेंगे 16। उसके बाद में जैसे 1908 में बिने ने मानसिक आयु का प्रयोग किया, 1912 में स्टर्न ने बुद्धि लब्धि का सूत्र दिया और 1916 में टर्मन ने बुद्धि लब्धि का संशोधित सूत्र दिया। तो यहाँ पर बिल्कुल याद रखने का जो तरीका है वो भी है कि 8, 8 में 4 जोड़ेंगे 12, 12 में 4 जोड़ेंगे 16 और बिने, स्टर्न और टर्मन। अगला जो बिंदु है वो है बुद्धि की विशेषताएं, क्योंकि हमने ऊपर देखा कि बुद्धि के बारे में कौन कौन से शब्दों का प्रयोग किस किस के द्वारा किए गए हैं।
अब बुद्धि की विशेषताएं देखते हैं कि पहली विशेषता है कि जन्मजात शक्ति। तो ये जन्मजात शक्ति है, यानी जन्म से ही प्राप्त होने वाली एक शक्ति होती है बुद्धि। वंशानुक्रम से प्राप्त भी इसकी विशेषता है। वातावरण से प्रभावित, यानी बुद्धि लब्धि का ये विशेषता नहीं है कि मान लीजिए कि जन्मजात शक्ति है और वातावरण से वो प्रभावित नहीं हो। जन्मजात शक्ति है, वंशानुक्रम से प्राप्त शक्ति भी है, लेकिन वातावरण से बुद्धि को प्रभावित किया जा सकता है। अगला है विकास जन्म से किशोर अवस्था तक। तो बुद्धि की अगली विशेषता है कि बुद्धि का जो विकास है वो जन्म से लेकर किशोर अवस्था तक होता है। अगला है सामंजस्य करने का गुण, यानी बुद्धि में सामंजस्य। सामंजस्य शब्द हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं, जिसको हम संतुलन भी कहते हैं, अनुकूलन भी कहते हैं। तो सामंजस्य करने का गुण बुद्धि में पाया जाता है। पूर्वानुभव से लाभ उठाने की योग्यता, यानी पूर्व जो अनुभव है जीवन के, उनसे लाभ उठाने की योग्यता भी बुद्धि को ही कहा जाता है। 16 से 18 वर्ष में विकास चरम सीमा पर, जैसे हमने ऊपर पढ़ा था कि बुद्धि का जो विकास है वो जन्म से स्टार्ट होता है और किशोर अवस्था तक चलता है। तो किशोर अवस्था का जो 16 से 18 वर्ष का जो आयु सीमा है, उसमें बुद्धि का जो विकास है वो चरम सीमा पर होता है। अनेक इकाइयों का समूह, यानी बुद्धि जो है वो अनेक इकाइयों का समूह है। और अमूर्त चिंतन की योग्यता, बुद्धि में अमूर्त चिंतन की योग्यता भी होती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये जो मैंने नोट्स बनाए वो बिल्कुल बारीक अक्षरों में है, लेकिन 2-4 लाइनों में ही बहुत सारा मैटर है। वैसे मैं जब लिखता हूँ तो मोटे अक्षर लिखता था, पिछले वीडियो में आप देखेंगे। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि 3 ही लाइनों में मैंने सारी विशेषताओं को लिख दिया है। जन्मजात शक्ति, वंशानुक्रम से प्राप्त, वातावरण से प्रभावित, विकास जन्म से किशोर अवस्था तक, सामंजस्य करने का गुण, पूर्वानुभव से लाभ उठाने की योग्यता, 16 से 18 वर्ष में विकास चरम सीमा पर, अनेक इकाइयों का समूह होती है और बुद्धि अमूर्त चिंतन की योग्यता होती है। बुद्धि से संबंधित अगला जो बिंदु है वो है बुद्धि के प्रकार। तो सबसे पहला प्रकार है मूर्त बुद्धि, यानी यहाँ पर 3 प्रकारों की चर्चा की गई है। उन तीनों में पहला प्रकार है मूर्त बुद्धि। इसे गामक या यांत्रिक बुद्धि भी कहते हैं। तो यहाँ प्रश्न बनता है कि मूर्त बुद्धि का अन्य नाम क्या है। तो अन्य नाम इसके गामक भी कह सकते हैं और यांत्रिक भी कह सकते हैं। यंत्र का मतलब मशीन, इसलिए आगे कहा गया है कि इस बुद्धि का जो संबंध है वो मशीनों या यंत्रों से होता है। और मूर्त बुद्धि वाले जो बालक हैं, गामक या यांत्रिक बुद्धि वाले जो बालक हैं, आगे चलकर कारीगर, इंजीनियर और मिस्त्री आदि बनते हैं। क्योंकि हमने विशेषताओं में पढ़ा था कि ये जन्मजात गुण है, वंशानुगत गुण है। तो मान लीजिए किसी बालक में मूर्त बुद्धि उसे वंशानुक्रम से प्राप्त हुई है, तो उसका जो संबंध है वो उसका यंत्रों और मशीनों में उसकी ज़्यादा रुचि रहती है और आगे चलकर वो कारीगर, इंजीनियर, मिस्त्री आदि बनते हैं। बुद्धि का दूसरा प्रकार है अमूर्त बुद्धि। संबंध पुस्तकीय ज्ञान से, यानी इस प्रकार की बुद्धि वाले जो लोग हैं उनका जो संबंध है वो पुस्तकों से होता है, पुस्तकीय ज्ञान में उनकी रुचि होती है। इस बुद्धि के बालक वकील, डॉक्टर, दार्शनिक, चित्रकार, साहित्यकार आदि बनते हैं। तो यहाँ पर याद रखने योग्य जो बिंदु है वो यही है कि कोई बालक है और वो आगे जाकर के वकील बनता है, तो उसका जो संबंध है वो किस प्रकार की बुद्धि से रहा है। तो हमारा जवाब होगा अमूर्त बुद्धि से। इसी प्रकार से डॉक्टर की जगह वकील, दार्शनिक, चित्रकार, कोई भी आपको यहाँ पर शब्द देगा तो आपका जवाब होना चाहिए अमूर्त बुद्धि। तो मूर्त बुद्धि वाले बालक क्या बन सकते हैं, अमूर्त बुद्धि वाले बालक क्या बन सकते हैं। तीसरे प्रकार की जो बुद्धि है वो है सामाजिक बुद्धि। इसका जो संबंध है वो सामाजिक अनुकूलन की योग्यता से है। और इस बुद्धि के जो बालक हैं वो मंत्री, व्यवसायी और कूटनीतिज्ञ आदि होते हैं। क्योंकि ये तीनों जो व्यक्ति हैं, मंत्री हो, चाहे व्यवसायी हो, चाहे कूटनीतिज्ञ हो, इन तीनों में ही सामाजिक बुद्धि होती है, क्योंकि इनका जो घनिष्ठ संबंध है वो समाज से होता है। तो इस तरह से जो बुद्धि से संबंधित जो बुद्धि के प्रकार हैं वो आपके लिए यहाँ पर बता दिए गए हैं, मूर्त बुद्धि, अमूर्त बुद्धि और सामाजिक बुद्धि। और किस प्रकार की बुद्धि वाले बालक क्या बनते हैं वो भी यहाँ पर आपको बता दिया गया है। बुद्धि से संबंधित अगला जो बिंदु है वो है बुद्धि के सिद्धांत।
तो बुद्धि के सिद्धांत तो बहुत सारे हैं, तो आपको याद रखना है सारे। तो पहला सिद्धांत है, यहाँ पर मैंने सिद्धांत का नाम भी दिया है और उसके प्रतिपादक जो मनोवैज्ञानिक है उसका नाम भी यहाँ पर बताया है। तो पहला सिद्धांत है एक तत्व सिद्धांत, यानी बुद्धि का एक तत्व सिद्धांत, और इसके जो प्रतिपादक हैं वो अल्फ्रेड बिने। तो एक तत्व का सिद्धांत क्यों दिया है और इसका जो प्रतिपादन 1911 में किया है, क्योंकि बिने का मानना है कि समस्त क्षेत्रों में एक ही बुद्धि व्याप्त है। तो यहाँ पर एक ही बुद्धि व्याप्त है, ऐसी इन्होंने परिभाषा दी है अल्फ्रेड बिने ने, इसीलिए इसको एक तत्व सिद्धांत माना गया है। दूसरा नंबर का सिद्धांत है द्वितत्व सिद्धांत, और द्वितत्व सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाले जो मनोवैज्ञानिक हैं वो है स्पीयरमैन। तो इन्होंने अपने सिद्धांत को द्वितत्व सिद्धांत क्यों माना है, तो यहाँ पर एक इन्होंने माना सामान्य तत्व और एक विशिष्ट तत्व, यानी इसने बुद्धि में दो तत्व माने हैं, सामान्य और विशिष्ट। तो दो तत्व मानने के कारण ही इनके सिद्धांत का नाम हो गया द्वितत्व सिद्धांत। तीसरा सिद्धांत है त्रितत्व सिद्धांत, और इसके प्रतिपादक है स्पीयरमैन। तो यहाँ पर याद रखने योग्य है कि द्वितत्व और त्रितत्व सिद्धांत के प्रतिपादक एक ही मनोवैज्ञानिक है, स्पीयरमैन। तो त्रितत्व सिद्धांत के नामकरण के पीछे जो कारण है वह कि इसमें तीन तत्व माने गए हैं, एक तो सामान्य और विशेष। ये दोनों तो ऊपर वाले सिद्धांत में भी इन्होंने बताया है, एक सामान्य तत्व एक विशिष्ट। तीसरा तत्व इन्होंने जोड़ दिया सामूहिक तत्व, इसीलिए आगे जाकर के इनके सिद्धांत का नाम हो गया त्रितत्व सिद्धांत। यहाँ पर प्रश्न ये भी बन सकता है कि स्पीयरमैन के त्रितत्व सिद्धांत में कौन कौन से तत्वों को शामिल किया गया है। तो आपको तीनों तत्वों के नाम याद होंगे तभी आपको वो प्रश्न सही होगा, नहीं तो आपको वो प्रश्न गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर सिद्धांत के साथ साथ कौन कौन से उसमें तत्व हैं, उसके प्रतिपादक कौन है, यानी एक लाइन में जितनी भी बातें हैं वो सारी के सारी आपके लिए महत्वपूर्ण है हर सिद्धांत में। चौथा जो बुद्धि का सिद्धांत है वो है बहुतत्व सिद्धांत, और इसके जो प्रतिपादक वो है थॉर्नडाइक। बहुतत्व इसलिए माना है कि जितनी क्रियाएं उतनी ही बुद्धि के तत्व, क्योंकि थॉर्नडाइक अपने प्रयोग में कहते हैं, अपने सिद्धांतों में उन्होंने ये सिद्ध किया कि व्यक्ति या जीव या प्राणी जितनी भी क्रियाएं करता है उनका संबंध अलग अलग बुद्धियों से होता है, अलग अलग बुद्धि के तत्वों से होता है। इसीलिए इन्होंने बहुतत्व सिद्धांत का प्रतिपादन किया। पांचवें नंबर का हमारा सिद्धांत है समूह तत्व सिद्धांत, इसके प्रतिपादक है थर्स्टन। इनका मानना है कि बुद्धि में 7 मानसिक योग्यताएं होती है, इसीलिए इसका नाम पड़ गया समूह तत्व। 7 कौन कौन सी होती हैं? प्रेक्षण, अंक योग्यता, शाब्दिक योग्यता, वाक योग्यता, स्मरण शक्ति, तार्किक योग्यता और पर्यवेक्षण। इसलिए इन सब चीज़ों के समूह होने के कारण ही थर्स्टन ने अपने सिद्धांत का नाम दिया समूह तत्व सिद्धांत। अगला हमारा सिद्धांत है 6ठे नंबर का थॉमस का प्रतिदर्श सिद्धांत। तो प्रतिदर्श का मतलब है कि सभी योग्यताओं का थोड़ा थोड़ा प्रतिदर्श लेना, अंश लेना। तो इसीलिए इसका नाम जो दिया गया है वो प्रतिदर्श का सिद्धांत है, और इसके जो प्रतिपादक है वो है थॉमसन। अगला सिद्धांत है क्रमिक महत्व का सिद्धांत, और इसके जो प्रतिपादक है वो है वर्णन। सामान्य मानसिक योग्यता पहले और विशिष्ट बाद में, इसीलिए इन्होंने नाम दिया है क्रमिक महत्व, यानी क्रम से। यानी इनका मानना है कि बुद्धि में सामान्य योग्यता पहले आती है और विशिष्ट योग्यताएं बाद में आती हैं। तो इस तरह का क्रम होने के कारण ही इन्होंने अपने सिद्धांत का नाम दिया क्रमिक महत्व का सिद्धांत। अगला हमारा सिद्धांत है त्रिआयामी सिद्धांत, और इसके जो प्रतिपादक हैं वो है गिलफोर्ड। 3 आयाम कौन कौन से इन्होंने बताए हैं? तो पहला आयाम है संक्रिया, दूसरा है विषय वस्तु और तीसरा है उत्पादन। इस तरह से ये महत्वपूर्ण 8 बुद्धि के सिद्धांत है, और बहुत ही शॉर्ट तरीके से मैंने जो परीक्षा में पूछे जा सकते हैं उन बिंदुओं को यहाँ पर शामिल किया है और बताने का प्रयास भी किया है। बुद्धि से संबंधित अगला जो बिंदु है वो है बुद्धि मापन के प्रत्यय। तो बुद्धि मापन के प्रत्यय यानी किन किन यहाँ पर तत्वों का प्रयोग किया जाता है बुद्धि मापन में, उनके बारे में है। तो पहला प्रत्यय है वास्तविक आयु, यानी जब भी हम बुद्धि का मापन करते हैं, और सूत्र भी हमने बताया था तो कि आगे हम सूत्र बताएंगे। जो पहले अपने महत्वपूर्ण बिंदु थे कि बुद्धि लब्धि का सूत्र किसने दिया,
बुद्धि लब्धि का संशोधित सूत्र किसने दिया, वहाँ पर सूत्र नहीं था, उसका चर्चा यहाँ करेंगे। तो वास्तविक आयु को शामिल किया जाता है बुद्धि मापन में। दूसरा है मानसिक आयु को शामिल किया जाता है, और ये हम पढ़ ही चुके हैं कि मानसिक आयु का जो विचार है वो 1908 में अल्फ्रेड बिने ने दिया था। तीसरा शब्द है बुद्धि लब्धि, और तो इन तीन प्रत्ययों का यहाँ पर प्रयोग किया जाता है बुद्धि मापन में। अब हम देखते हैं कि बुद्धि लब्धि का जो सूत्र है वो टर्मन ने दिया था 1916 में, और वो सूत्र है मानसिक आयु बटा वास्तविक आयु गुणा 100। इससे पहले हमने पढ़ा था कि बुद्धि लब्धि का सर्वप्रथम सूत्र दिया था स्टर्न ने। स्टर्न के सूत्र में ये गुणा 100 को हम हटा देंगे तो हमारा सूत्र हो जाएगा स्टर्न का। यानी स्टर्न ने अपना जो सूत्र दिया था उसमें सिर्फ इतना था कि बुद्धि लब्धि बराबर मानसिक आयु बटा वास्तविक आयु, उसमें गुणा 100 नहीं था। और टर्मन ने जो संशोधित सूत्र दिया था उसमें था बुद्धि लब्धि बराबर मानसिक आयु बटा वास्तविक आयु गुणा 100। अगला हमारा बिंदु है बुद्धि लब्धि का वर्गीकरण सारणी, यानी बुद्धि लब्धि के आधार पर व्यक्ति को किस प्रकार से वर्गीकृत किया गया है, क्या नाम उसको दिया गया है। तो इसमें हम पढ़ेंगे कि 140 से अधिक जिस बालक की बुद्धि लब्धि होती है उसको हम प्रतिभाशाली बालक कहते हैं। 120 से 39 तक की जो बुद्धि लब्धि वाला जो बालक है उसको प्रखर बुद्धि वाला बालक हम कहते हैं। 110 से 19 वाला है उसको तीव्र बुद्धि वाला बालक कहते हैं। 90 से 109 बुद्धि लब्धि वाले बालक को हम सामान्य बुद्धि वाला बालक कहते हैं। 80 से 89 जो बालक है उसको हम मंद बुद्धि या पिछड़े बालकों की श्रेणी में रखते हैं। 70 से 79 जिसकी बुद्धि लब्धि है उसको हम निर्बल बुद्धि वाला बालक कहते हैं। और 50 से 69 जिसकी बुद्धि लब्धि उसको मूर्ख कहते हैं। 25 से 49 बुद्धि लब्धि वाले व्यक्ति को मूढ़ कहते हैं। और 25 से कम बुद्धि लब्धि वाले व्यक्ति को हम जड़ बुद्धि कहते हैं। तो इसमें से भी हर परीक्षा में लगभग प्रश्न पूछा जाता है, और इनमें जो प्रश्न पूछा जाता है सबसे ज़्यादा जो है वो प्रतिभाशाली से संबंधित प्रश्न पूछे गए। लेकिन हमें सारे ही याद रखना है, पता नहीं कब कौन सा प्रश्न पूछ लिया जाए। तो इस तरह से इनका वर्गीकरण किया गया है कि बुद्धि लब्धि के सूत्र से हम इसके बुद्धि लब्धि ज्ञात करने के बाद, जैसे मान लीजिए उसका जो जवाब वो 140 आ रहा है तो उस बालक को हम प्रतिभाशाली बालक कहेंगे। मान लीजिए बुद्धि लब्धि के सूत्र ज्ञात करने के बाद में किसी बालक की बुद्धि लब्धि 110 से और 119 तक आ रही है तो उसको हम तीव्र बुद्धि वाला बालक कहेंगे। इसी तरह से हमने जो ऊपर वाला सूत्र पढ़ा था, इस सूत्र से ज्ञात करने के बाद में यानी बुद्धि लब्धि इस तरह से आती है तो उसको इस तरह से वर्गीकृत किया गया है। सारे आपको याद रखने हैं, नई चीज़ नहीं है, आपने इनको पहले भी पढ़ा होगा। संवेग प्रकृति प्रदत्त जन्मजात शक्तियाँ हैं जो प्रार्थी को अपने अस्तित्व व उसको सफलता हेतु पर्यावरण से समायोजन करने में सहायक होते हैं। यानी हमने जैसे ही देखा था कि आज हमारी ये चौथी यूनिट का तीसरा वीडियो है, और इस तीसरे वीडियो में हम दूसरा जो पॉइंट है संवेगात्मक बुद्धि और उसके निहितार्थ, तो वहाँ पर जो संवेग शब्द है उसी को बताया गया है कि संवेग जो है वो प्रकृति प्रदत्त जन्मजात शक्तियाँ हैं जो प्रार्थी यानी व्यक्ति को अपने अस्तित्व उसकी सफलता हेतु पर्यावरण से समायोजन यानी अनुकूलन करने में सहायक होते हैं। इसीलिए अगला हमारा जो बिंदु है जो हमारी यूनिट से रिलेटेड भी है वो है संवेगात्मक बुद्धि। तो यहाँ तक हमने पिछली जो 2 स्लाइड थी उन 2 स्लाइडों में हमने बुद्धि के बारे में जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य थे, जितने भी परीक्षा में पूछे जा सकने वाले बिंदु थे, उन सारे बिंदुओं पर शॉर्ट में लेकिन महत्वपूर्ण तरीके से हमने चर्चा करी थी। अब हमारा जो बिंदु है वह है संवेगात्मक बुद्धि। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि संवेग 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है सुखद संवेग और एक होता है दुखद संवेग। दय का मतलब होता है देना, यानी ऐसे संवेग जो सुख देते हैं, सुख की अनुभूति प्रदान करते हैं, उनको हम सुखद संवेग कहते हैं। और वे संवेग जो दुख प्रदान करते हैं, जिनसे हमें दुख होता है, उनको दुखद संवेग कहते हैं। सुखद संवेगों से प्रसन्नता मिलती है
और दुखद संवेगों से निराशा। प्रत्येक किशोर को अपने संवेगात्मक बुद्धि के बारे में जानना चाहिए कि मैं क्या हूँ, मैं क्या बन गया हूँ, क्या मैं पहले जैसा हूँ। क्योंकि यहाँ पर हमने जो विशेष जोर दिया है इस पाठ्यक्रम में, वो मैं आपको पहले भी बार बार बता चुका हूँ, किशोर शब्द पर दिया गया है। तो किशोर को ये जानना चाहिए कि मेरी जो संवेगात्मक बुद्धि है वो किस तरह की है, मैं क्या हूँ, मैं क्या बन गया हूँ, क्या मैं पहले जैसा हूँ। इन सारी चीज़ों का ध्यान किशोर को रखना चाहिए। इस पॉइंट को शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात और बता दूँ, ये जो संवेगात्मक बुद्धि है वो हमारे पाठ्यक्रम के लिए ही महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि हमारे जीवन के लिए भी महत्वपूर्ण है। और ये मेरा खुद का अनुभूत विषय है कि जो भी व्यक्ति या जो भी प्रार्थी तैयारी करने वाला हो, चाहे कोई सामान्य जीवन जीने वाला व्यक्ति हो, बालक हो, उसके जीवन में संवेगात्मक बुद्धि का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान होता है। जो व्यक्ति अपने संवेगों पर कंट्रोल करना जानता है, संवेगों का अच्छी तरह से परीक्षण निरीक्षण करना जानता है, दूसरे के और अपने संवेगों को अच्छी तरह समझ सकता है, वो जीवन के हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त कर सकता है। तो इसीलिए ये जो बिंदु है वो जीवन के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। आगे हम देखते हैं कि संवेगात्मक बुद्धि का संप्रत्यय, यानी इससे संबंधित जो तत्व हैं उनके बारे में हम पढ़ते हैं कि संवेगात्मक बुद्धि शब्द का प्रयोग 1990 में सबसे पहले दो अमेरिकन प्रोफेसर जॉन मेयर और पीटर सैलो द्वारा किया गया। तो पहला बिंदु, पहला प्रश्न यही बनता है कि संवेगात्मक बुद्धि शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसके द्वारा किया गया। तो हमारा जवाब होगा जॉन मेयर और पीटर सैलो। लेकिन लोकप्रिय बनाने का जो श्रेय है वो डैनियल गोलमैन को जाता है। यानी संवेगात्मक बुद्धि को लोकप्रिय बनाने का, फेमस करने का जो श्रेय जाता है वो जाता है डैनियल गोलमैन को। तो इस तरह से ये तीन ही व्यक्ति हैं जिन्होंने संवेगात्मक बुद्धि को हमारे सामने लाने का प्रयास किया। संवेगात्मक बुद्धि की उपयोगिता, यानी क्या क्या उपयोग हैं, जो अभी मैं आपको बता रहा था कि किस तरह से हमारे जीवन में ये जो संवेगात्मक बुद्धि है वो महत्वपूर्ण है। तो इस उपयोगिता को देखकर आपके खुद के समझ में आ जाएगा कि EQ द्वारा, यानी संवेगात्मक बुद्धि के द्वारा भविष्यवाणी की जा सकती है। यानी व्यक्ति के संवेगों को देख करके और उसके संवेगात्मक बुद्धि का आकलन लगा करके उसकी भविष्यवाणी की जा सकती है वो किस तरह का व्यक्ति होगा, किस क्षेत्र में उसको सफलता प्राप्त हो सकती है। जीवन को सुखमय शांतिप्रद बनाने में सहायक, नौकरी या फिर कोई अच्छा व्यवसाय प्राप्त करने में ही मददगार नहीं होती है, बल्कि जो संवेगात्मक जो बुद्धि है वो जीवन को सुखमय और शांतिप्रद बनाने में भी बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान देती है। सफलता के पीछे हाथ, यानी व्यक्ति के जीवन में किसी भी प्रकार की कोई सफलता है तो उस सफलता के पीछे भी संवेगात्मक बुद्धि का ही हाथ रहता है। अभी ऊपर हमने पढ़ा था कि संवेगात्मक बुद्धि को फेमस करने का श्रेय डैनियल गोलमैन को जाता है। तो कहीं पर डैनियल गोलमैन ने लिखा है कि अपनी सफलता के पीछे 80% जो योगदान है वो संवेगात्मक बुद्धि का रहता है। निपुणता, दक्षता प्राप्त करने में सहायक, किसी भी क्षेत्र में आप निपुण होना चाहते हैं, दक्ष होना चाहते हैं, सिद्ध हस्त होना चाहते हैं, कुशल होना चाहते हैं, परफेक्ट होना चाहते हैं, तो उसमें संवेगात्मक बुद्धि बहुत ही मददगार सिद्ध होती है। वांछित सफलता प्राप्त करने में सहायक, वांछित का मतलब होता है इच्छानुसार, यानी व्यक्ति को जिस भी सफलता प्राप्त करने की इच्छा होती है, जो भी चीज़ प्राप्त करने की जो उसकी इच्छा है उसको किस तरह से प्राप्त किया जाए, इस चीज़ में भी संवेगात्मक बुद्धि बहुत ही मदद करती है। ठीक संबंध बनाने में सहायक, अच्छे, मधुर और घनिष्ठ संबंध किस तरह से बनाए जा सकते हैं उसमें भी संवेगात्मक बुद्धि की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है। गलत भावनाओं पर रोक लगाने में सहायक, संवेगात्मक बुद्धि का अच्छी तरह से यदि आपको ज्ञान है तो गलत भावनाओं पर भी आप रोक लगा सकते हैं। तो जैसा मैं आपको बता ही चुका हूँ कि संवेगात्मक बुद्धि न केवल हमारे आज के इस टॉपिक के लिए, न केवल हमारे फर्स्ट ग्रेड के एग्जाम के लिए, बल्कि हमारे जीवन के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगला हमारा बिंदु है संवेगात्मक बुद्धि का अनुप्रयोग, किस तरह से इसका जानने के बाद प्रयोग किया जा सकता है।
कि नाटक आदि का आयोजन करके आत्म प्रदर्शन का अवसर देना चाहिए। यानी व्यक्ति को या बालक को नाटक आदि का समय समय पर आयोजन करना चाहिए और उनके आत्म प्रदर्शन करने का अवसर उन्हें देना चाहिए, खुद को प्रकट करने का अवसर प्रदान करना चाहिए। उसी से हम जान सकते हैं कि उसके संवेगात्मक बुद्धि का स्तर क्या है। मार्गांतीकरण विधियों का प्रयोग करना चाहिए। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था, युक्तियाँ पढ़ी थी हमने, तो उन युक्तियों में हमने मार्गांतीकरण भी पढ़ा था। तो मार्गांतीकरण विधियों का प्रयोग करना चाहिए। यानी मान लीजिए किसी व्यक्ति में गलत नकारात्मक संवेग है तो उसको किस तरह से पॉजिटिव क्षेत्र में उनको प्रयोग किया जा सकता है, ऐसी विधियों का प्रयोग करना चाहिए। आत्मनियंत्रण का अभ्यास करना चाहिए। यानी हमें सेल्फ कंट्रोल का जो प्रैक्टिस है वो भी करनी चाहिए। उचित मानकीय संवेगात्मक बुद्धि परीक्षणों का प्रयोग करना चाहिए। जैसे बुद्धि लब्धि मापने का टर्मन ने सूत्र दिया है, उसी तरह से संवेगात्मक बुद्धि मापन का भी सिद्धांत दिए गए हैं, परीक्षण बताए गए हैं। तो उनमें जो परीक्षण है उनका नाम एक तो है मेयर इमोशनल इंटेलिजेंस स्केल। तो ये भी आपको याद रखना है कि मानसिक संवेगात्मक बुद्धि को मापने का जो सिद्धांत है उसका क्या नाम है, तो मेयर इमोशनल इंटेलिजेंस स्केल। और ऊपर हमने पढ़ाई था कि संवेगात्मक बुद्धि को सर्वप्रथम जिसने प्रयोग किया था वो मेयर ही थे, अमेरिका के वैज्ञानिक जॉन मेयर और सेलो। मंगल संवेगात्मक बुद्धि मापने का प्रयोग। और दूसरा जो मापने की जो पद्धति है वो है मंगल संवेदनात्मक बुद्धि मापी, मस्तिष्क और हृदय का सही तालमेल। यानी हमें कोई कहते हैं कि हमें कोई भी काम है वो दिल की सुननी चाहिए, मस्तिष्क से प्रयोग करके सोच समझकर उस कार्य को करना चाहिए। वही बात यहाँ पर संवेगात्मक बुद्धि में लागू होती है कि बुद्धि में संवेगात्मक बुद्धि को अच्छी तरह से प्रयोग करने के लिए मस्तिष्क और हृदय का सही तालमेल होना चाहिए। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि संवेगात्मक बुद्धि हमारे जीवन के लिए कितनी महत्वपूर्ण है। तो आज के वीडियो में हमने बुद्धि और संवेगात्मक बुद्धि के बारे में बहुत ही अच्छी तरीके से और शॉर्ट में परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण जितने भी बिंदु थे उनको आपके साथ यहाँ पर डिस्कस किया है। आज के बाद हमारे जो वीडियो हैं वो रेगुलर रहेंगे। पूरा प्रयास किया जाएगा कि कोई भी ज़रूरी कार्य भी होगा तो एक वीडियो तो समय निकाल करके अपलोड करना ही है, क्योंकि अब ज़्यादा समय नहीं है, कभी भी विज्ञापन आ सकता है और विज्ञापन आने के बाद में ज़्यादा समय भी सरकार देना नहीं चाहेगी, क्योंकि सरकार के पास भी ज़्यादा समय नहीं है, क्योंकि 1-1.25 साल सरकार के पास बचा हुआ है। इसी समय सीमा में सरकार को रीट भी करवाना है, द्वितीय श्रेणी परीक्षा भी करवानी है और आपकी व्याख्याता परीक्षा को भी करवाना है। तो आप ज़्यादा समय न माने, इसी को दृष्टि में रखते हुए रेगुलर 1 या 2 वीडियो आपके लिए यहाँ पर अपलोड किए जाएंगे। आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट और लाइक करके फीडबैक अवश्य दें। धन्यवाद।